नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जन गण का मन क्या कह रहा है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए। बस लगभग 13 दिन रह गए हैं पहले फेज के चुनाव के लिए और इस बीच अगर आपने देखा हो तो सब नेता, सारी राजनीतिक दल लगी हुई हैं इस वक्त और कवायद शुरू हो चुकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत की। 10 फरवरी को जब पहला वोट डलेगा तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से डलेगा और आज यहाँ अखिलेश और जयंत चौधरी की लंबी चौड़ी बैठक हुई, प्रेस वार्ता हुई और यहाँ दूसरी बार आज अन्न का संकल्प हुआ, क्योंकि ये जगह है जहां किसानों का बोलबाला माना जाता है। ये वो जगह है जहां किसानों का आंदोलन जगह, ये वो वाली जगह है जहां पर कहा जाता है कि जाटों का बहुत पलड़ा भारी है और जाट तय करते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी नहीं आएगी। 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में ये जाटों के वोट से बीजेपी को मिली थी बढ़त और अब इस बार अखिलेश यादव ने हुक्म का इक्का डाला है और जयंत चौधरी को अपने साथ किया है। राष्ट्रीय लोकदल अगर उनके साथ आता है तो क्या जाट वोट पूरा शिफ्ट होगा, इस पर समीकरण चल रहा है। और मथुरा की ही पावन धरती से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कल अमित शाह गृह मंत्री जी ने अपनी कवायद शुरू की थी, इन्हीं जाटों को अपने दिल में रखकर, दिमाग में रखकर और डोर टू डोर कैंपेनिंग इस कोविड के दौर पे करके एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर बीजेपी की उपलब्धियां बताना, बीजेपी के कार्यशैली बताना, ये सब काम किया था कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो पूरे अपने तापमान पर, पूरे अपने आसमान पर इस वक्त परसेप्शन का खेल भी चल रहा है और वोटरों को लुभाने का खेल भी चल रहा है। और बस आज हम जो लेकर आए हैं वोट मीटर यानी कि ओपिनियन पोल, ये आपको बताएगा कि पिछले 4 हफ्तों से क्या क्या हुआ है और किस तरह से किसकी जमीन बन रही है, किसकी बिगड़ रही है, कौन सी पार्टियां हैं, क्या अखिलेश के साथ विपक्ष की कोई और पार्टियां भी आगे आ रही हैं मैदान में, या ये सिर्फ दो तरफा खेल है चुनाव जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का था। और इन सभी मुद्दों पर हम आपको बताएंगे कि नंबर क्या है, क्योंकि ये सब तो आंकड़ों से पता चलता है और किसी भी राजनीति का सवाल हो और किसी भी लोकतंत्र का सवाल हो तो ये तय होता है कि ग्राउंड पर अरिथमेटिक क्या है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। और सीटों और वोट शेयर का जो ये खेल है, ये अगले 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे के शो में हम आपको उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समीकरण देखने से पहले हम पहला सवाल लेते हैं अपने स्क्रीन पर। और सबसे पहला सवाल जो हमने उत्तर प्रदेश की जनता से पूछे, 26,000 से ज्यादा हमारा सैंपल साइज है। सवाल हमने पूछा, क्या जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से गठबंधन करके गलती की है? इस पर सवाल के जवाब लेते हैं। 38.6% लोग समझते हैं कि ये गलती है। 38.6 लोग समझते हैं कि गलती है। 28 लगभग 29% समझते हैं कि नहीं, ये अच्छा दाव है जयंत चौधरी के लिए और अच्छा दाव खेला है उन्होंने। लेकिन 32% लोग जो हैं वो समझते हैं कि कह नहीं सकते कि ये किस तरफ जाएगा। तो अभी इस पर बहुत सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि 32% का जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा है। लेकिन तकरीबन 39% लोग समझते हैं कि ये एक सही स्टेप उठाया है जयंत चौधरी ने और अखिलेश यादव ने। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या जयंत चौधरी ने बीजेपी का हाथ
मिलाना चाहिए था? क्या उनके पास ये ऑप्शन होता तो उन्हें करना चाहिए था? 22% लोग समझते हैं कि हाँ, ये शायद बेहतर होता उनके लिए। इसके अलावा जो आए हैं 68% लोग समझते हैं कि ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। 38% लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर भी कह नहीं सकते 40% लोग समझते हैं कि कह नहीं सकते कि बीजेपी के साथ जाना था या नहीं। तो क्या कल जब अमित शाह ने जाट लीडरों से बात की थी और उसके बाद कहा था कि गलत हाथ थामा है जयंत चौधरी ने, तो क्या उनका अंदाजा इसी कह नहीं सकते वाले नंबर पर था? ये मुद्दा है जो सोचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता को, क्योंकि काफी जनता ने अभी अपना माइंड मेकअप नहीं किया है। वेट एंड वॉच चल रहा है कि कौन सी पार्टी के साथ कहां क्या बैठ रहा है। लेकिन जयंत चौधरी का फिलहाल लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ जाना शायद सही डिसीजन था। तीसरा सवाल, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और यहीं से चुनाव शुरू होने वाले हैं पहले फेज में, तो तीसरा सवाल भी जयंत चौधरी पे हमने पूछा कि जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आने का ऑफर का मतलब क्या है। इसमें जो सवाल हमने पूछे उनके जवाबों में यूपी में बीजेपी को हार का डर है, क्या यह सवाल है जिसकी वजह से बीजेपी ने ऑफर दिया? 23% लोग समझते हैं कि बीजेपी में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। जाट वोट को बांटने की रणनीति 68% लोग समझते हैं कि ये जाटों के वोट को बांटने की है, यानी कि कंफ्यूज करना है, वोट के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं, किस तरफ का पलड़ा भारी है, बांटने की कोशिश हो रही है ये जाट वोट की। और यही हमारा सर्वे बताता है कि 68.4% लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं जाट वोट जो है वो स्प्लिट करने की कोशिश है बीजेपी। क्या बीजेपी इसमें सक्सेसफुल होगी, ये बड़ा सवाल है। चौथा सवाल जो हमने पूछा, दंगइयों को टिकट देने से क्या अखिलेश यादव की छवि खराब हुई है? हाँ, 64 लगभग 65% लोग ने कहा कि जी हाँ, अखिलेश यादव की छवि कुछ खराब हुई है। लगभग 12% लोगों ने कहा नहीं खराब हुई है, फर्क नहीं पड़ता 8% लोग कहते हैं कह नहीं सकते, 15% लोग कहते हैं। लेकिन 65% लोगों का समझना है कि शायद अगर दंगई लोग ना होते लिस्टों में तो शायद अखिलेश की छवि, दागी मंत्री और दागियों की जो लिस्ट में उपस्थिति है, शायद अखिलेश की छवि सुधार हो सकती थी अगर इन्हें ना फील्ड किया जाता। इसके अलावा हमने पूछा दागियों को टिकट देने से अखिलेश यादव को क्या नुकसान होगा। एक तरफ छवि खराब होना है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि छवि खराब होने के बावजूद कोई पार्टी जीत जाती है, कोई कैंडिडेट जीत जाता है, लेकिन क्या चुनावी नुकसान होगा, इसके बारे में आप देख रहे हैं नंबर। और ये सोचने की बात है कि 68.4% यानी कि 68% लोग समझते हैं कि अखिलेश यादव को इससे और समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान भी हो सकता है। नहीं, तकरीबन 14% लोग, और कुछ कह नहीं सकते 18% लोग। तो ये हमने 5 सवाल सबसे ऊपर लिए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता है बीजेपी के, घनश्याम तिवारी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, स्मिता प्रकाश संपादक है एएनआई की, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल घनश्याम जी आपके लिए, क्या इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार केशव प्रसाद मौर्य जी, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कवायद चल रही है किसी न किसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दों को किसी न किसी तरह से सॉल्व करने की, एकदम जिसको कहते हैं ना कि एग्जाम से पहले की जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स,
वो आजकल बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। कभी जाटों के साथ मीटिंग, कभी जयंत चौधरी को न्योता, तमाम चीजें करने के बाद भी जयंत चौधरी आपके खेमे में आ नहीं रहे हैं। कह रहे हैं चवन्नी थोड़ी हूं कि पलट जाऊंगा 1 मिनट में। इससे बीजेपी को नुकसान होगा केशव प्रसाद मौर्य? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2014 से जो हमें समर्थन प्राप्त हुआ है, 2017 के विधानसभा में जो समर्थन प्राप्त हुआ, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जिसमें सपा, बसपा और लोकदल ये तीनों एक साथ थे, उस समर्थन के बाद जो हमें ऐतिहासिक सफलता उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है, हम 64 सीट 51% वोट के साथ जीत करके आए थे। तो मेरा ये मानना है कि हमारी स्थिति 2017 की जो थी उससे अच्छी हुई है, क्योंकि हमने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, जहां सबसे बड़ा मुद्दा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का था, कानून व्यवस्था में सुधार करना, अपराधियों पे नकेल लगाना, जिनके कारण यूपी के लोगों को यूपी से पलायन करना पड़ता था, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना, और यह सब हमारी सरकार ने किया है और इसके कारण से लोग खुशहाली महसूस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के भी 24 करोड़ लोग ही नहीं, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो एक एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा कवच मानता है कि भाजपा है तो सुरक्षा है, और भाजपा नहीं है तो सुरक्षा के लिए खतरा है, गुंडा राज की वापसी है, दंगा राज की वापसी है, पलायन करवाने वालों की वापसी कह रहे हैं, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पलायन तो बीजेपी का हो जाएगा उत्तर प्रदेश से इस चुनाव के बाद। ये अखिलेश यादव जी का कहना है कि बीजेपी का पलायन हो जाए। ये देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को 2014 से जनता बोलने लायक नहीं छोड़ा है, लेकिन वो बार बार बोलते हैं। 2014 में श्री अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके शासनकाल में जो अराजकता थी उसके विरोध जो जनता का गुस्सा था, हमें जनता का आशीर्वाद मिला, हमारे 73 सांसद जीत करके यूपी से गए थे। 2017 में वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े और उनको 47 सीटों में यूपी की जनता ने समेट देने का काम किया। 2019 में एक तरह से कहिए यूपी का सबसे बड़ा गठबंधन भाजपा को रोकने के लिए वो लेकर के आए, लेकिन वह गठबंधन भी फेल हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी जो कहते हैं उनके कहने में कोई दम नहीं है, कोई जनता को भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं कि भाजपा है तो भरोसा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, योगी जी हैं तो मुमकिन है। तो एक बड़ा पूरे केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है तो फिर जाटों की मीटिंग परसों क्यों, फिर जयंत चौधरी को इनविटेशन न्योता क्यों दिया था? और जयंत चौधरी ने तो पलट कर कह दिया कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं कि उलट जाऊंगा, पलट जाऊंगा 1 ही मिनट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई निमंत्रण दिया था और ना कोई ऐसी आवश्यकता है। ये अभी 2019 में जो व्यक्ति, जो पार्टी सपा के साथ, बसपा के साथ मिलकर गठबंधन करके हार चुकी है, उनके बारे में मुझे लगता है हमें बात करने की आवश्यकता नहीं। जब भी चुनाव होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, चाहे वह जाट समाज के हों, चाहे हमारे गुज्जर समाज के हों, चाहे वह अन्य समाज से जुड़े हुए प्रतिष्ठित लोग हैं, की वोटर हैं, जिनके एक बार बोल देने मात्र से पश्चिम के लोग एक साथ चल पड़ते हैं। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी हर बार उनके साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और हर बार हमें पूरा सबका आशीर्वाद मिलता है। इस बार भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं जिस दिन 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, आप विश्वास रखिएगा, जिसे ये नई सपा कहते हैं, जनता जानती कि नई नहीं वही सपा है जिससे जनता पहले ही खपा थी। और 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो आप विश्वास रखिएगा श्री अखिलेश यादव जी सैफई जाने की तैयारी कर रहे होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने एक ट्वीट भी किया था कुछ हफ्तों पहले। आपने ट्वीट किया था कि अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, अब मथुरा की बारी है। इस वक्त चुनाव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मथुरा से ही शुरुआत की है वोटों के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की। तो ये मथुरा जरूरी है या लॉ एंड ऑर्डर, कानून का जो राज रहा है वो जरूरी है?
दोनों के बीच में बीजेपी किसको चुनेगी? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा जरूरी है, कानून व्यवस्था जरूरी है, जो हमने देने का काम किया है। फिर उनका विकास जरूरी है, जो विकास हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 5 साल के अंदर किया है, ये सपा बसपा के लोग मिलकर के 15 साल में उसका चौथाई भी नहीं किए। इसलिए जनता इन्हें नकार चुकी है। जहां तक आप जब अयोध्या की बात करें, चाहे काशी की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी स्थान है वहां जाना भी चाहिए। हम गए भी हैं और जाएंगे भी। हम इस विषय को लेकर के कोई बचते और छिपते नहीं। हम अयोध्या जी का विकास कर रहे हैं, काशी नगरी का विकास कर रहे हैं, तो मथुरा वृंदावन का भी विकास करेंगे। जिनको इससे नाराजगी होती उसकी हमें चिंता नहीं। हमारा लक्ष्य विकास करना है, और हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले, उत्तर प्रदेश के समस्त 24 करोड़ के लगभग लोग, वह सब हमारी जिम्मेदारी है, और उन्हीं के लिए हम काम करते हैं, उन्हीं का हम विकास करते हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, इसी भरोसे हमने काम किया है। इसलिए मैं नारा लगाता हूं कि 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबके लिए बिना भेदभाव के काम किया है। जी, मैं पूछना चाहती हूं, 3 मंत्री, ओबीसी मंत्री, बड़े नेता आपको छोड़कर चले गए जी। तो पूर्वांचल की तरफ भी कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं बीजेपी के लिए, सारे विपक्ष का ये कहना है। इसी वजह से क्या योगी जी अयोध्या छोड़कर गोरखपुर वापस लौटे हैं? देखिए, ना छोड़ करके कोई वापस जाता है, ना कोई आता है। हमारी पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का एक नेतृत्व है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम से जिसको जहां से प्रत्याशी बनाना होता है वहां से बनाया जाता है, वहां से लड़ाया जाता है, वहां से हम लोग लड़ रहे हैं। 2014 में जिनके बारे में भी आप संकेत पूर्ण ढंग से कह रहे हैं, मैं उनकी चर्चा भी करना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन आप चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। 2014 में इनमें से कोई हमारे साथ नहीं था, तब हमारे 73 सांसद जीते थे। तो इसलिए किसी के जाने आने से भाजपा की सेहत पर नहीं फर्क पड़ता है। हमारा संगठन बूथ स्तर तक नहीं, पन्ने पन्ने जो मतदाता सूची के पन्ने हैं, वह पन्ने तक हमारा संगठन खड़ा है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाइए भूल, इस भाव से हमारे कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करते हैं। हम एक मिशन लेकर के, विजन लेकर के, और गरीब कल्याण, किसान कल्याण, मजदूर कल्याण, माता बहन का सम्मान, नौजवानों को रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, ये हमारी प्राथमिकताओं में से रहा है, और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमने काम किया। इसी के कारण हमारा जनसमर्थन बढ़ा है। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। भाजपा हर घर जा रही है, हर द्वार जा रही है, हाथ जोड़ करके लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी वोट मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? वो क्या समझते हैं? उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास तो नहीं, उन्होंने तो कहा है, उन्होंने तो कहा है गन्ना का भुगतान होगा। उन्होंने कह दिया है कि बिजली फ्री में मिलेगी। बहुत सारी अनाउंसमेंट कर दी है, और कह रहे हैं 15 दिन चुनाव के बाद जब वो सत्ता में आएंगे तो ये सब काम कर डालेंगे। 2017 में जब हम लोग सरकार में आए थे तो 12,000 करोड़ रुपया मेरे किसानों का गन्ना मूल्य बकाया था। उसे तो हमने उनको भुगतान करवाया ही। 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों का हमारी सरकार में हुआ है। जो फसल की जो खरीद है, हमारे फसलों की उपज जो किसानों को खरीदी जाती है, जितनी इनके समय खरीद होती थी वो अभी कागजों में होती थी, उससे दुगना हमने खरीद किया है। हमने एमएसपी 1.5 गुना बढ़ा देने का काम किया है। हमारी सरकार में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। इनकी सरकार के समय में ये कह रहे बिजली फ्री। जब श्री अखिलेश यादव जी थे, आप यूपी के लोगों से पूछिए, तो वह बिजली की तारों में अपने भीगे हुए कपड़े सुखाते थे, क्योंकि उनको मालूम था बिजली आनी ही नहीं, आई ही नहीं। जो बिजली नहीं दे सका वो फ्री में बिजली देने की बात करता है। हम तो बिजली के जो दाम थे उसको आधे कर देने का काम किया है। ये श्री अखिलेश यादव जी की बातों पर उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है। ये झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। ये बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे। इनको लगा था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता शायद उनको प्राप्त हो सकती है,
लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए जितना काम किया है, जितना उत्तर प्रदेश का विकास किया है, जितना कानून व्यवस्था में सुधार किया है, जितना अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई किया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर निवेश हमारे प्रदेश के अंदर आया है, उस निवेश के कारण रोजगार का सृजन हो रहा है। तो अगर ये सारे काम हुए हैं तो बीजेपी पर उन्होंने आरोप क्यों लगाया कि आप उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाने नहीं देते? आज उन्होंने ये भी आरोप लगाया है और उन्होंने अपनी फोटो भी ट्वीट की है कि वो एयर स्ट्रिप पर खड़े हैं, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये आरोप लगाना पड़ रहा है अखिलेश यादव को। तो कौन घबराया है, कौन बौखलाया है? देखिए, उनके चुनाव प्रचार का प्लान फेल हो गया है, उनका प्लेन भी फेल हो गया है, तो उनका चुनाव प्रचार का दायित्व तो भाजपा नहीं संभालेगी। अगर उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है तो भाजपा नहीं उड़ाएगी। हमारा जो हेलीकॉप्टर होगा हम उनको नहीं उपलब्ध करा देंगे। अगर उनके हेलीकॉप्टर में कोई खराबी रही है या उन्होंने जिस कंपनी से उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया होगा, ये उस कंपनी का और उनका विषय है, इसमें सरकार बीच में नहीं आ गई। ये तो बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है, जैसे चिढ़े हुए हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। जनता के बीच में जाकर के हाथ जोड़ना, प्रचार करना, प्रसार करना, वोट मांगना, वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ गए? हमारे सभी राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, हमारे क्षेत्र के नेता, जिले के नेता घर घर जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आचार संहिता का पालन करते हुए कर रहे हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक ट्वीट कर दिया, आप लोगों ने उसको दिखा दिया, लेकिन वह ट्वीट झूठ है। हमें नहीं उनकी कोई प्लेन रोकने की जरूरत है। वो उनका प्लेन ना उनका प्लान सब रुक गया है। ना उनके पास प्रचार का प्लान है, ना उनके पास प्लेन का प्लान है, ना उनके पास जनता के पास जाकर के वोट मांगने का समय है, ना उनके पास कोई योजना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में फर्क साफ है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता के आशीर्वाद से सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें जनता नकार चुकी है। चलिए, आपको जाने से पहले बस एक सवाल पूछूंगी केशव प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि चुनाव होता है नंबरों का खेल। पिछली बार 312, इस बार कितने? जी देखिए, मैंने आपको अभी नारा दिया था ना, 100 में 60 हमारा है। तो जो आंकड़ा हमारा 2017 में 312 भाजपा के थे और 13 हमारे सहयोगी दलों के थे। तो जो आंकड़ा हमारा 2017 का था, हमें पूरा विश्वास है हम उस आंकड़े तक फिर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्योंकि आज चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, कोई भी यह सब भाजपा के साथ है, ये सब मोदी जी के साथ है, ये सब योगी जी के साथ है। इतनी ज्यादा बढ़त आपको इस बार नहीं दे रहा। मेजॉरिटी है लेकिन इतनी बढ़त नहीं दे रहा। कुछ ना कुछ कम होंगी सीटें, ये हर ओपिनियन पोल बता रहा है। देखिए, मैं ओपिनियन पोल, हम ओपिनियन पोल के लिए काम करने वाले किसी भी एजेंसी के परिश्रम करने वाले उन साथियों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन मुझे मालूम है 2014 में हमें कितनी सीटें यूपी में दे रहे थे लोग लोकसभा में, 2017 की विधानसभा में कौन हमें कितनी सीटें दे रहा था, 2019 के लोकसभा में हमें कौन कितनी सीटें दे रहा था। लेकिन जो हमारा इंटरनल सर्वे था, जो हमारी संगठनात्मक योजना रचना थी और जो हमारे डबल इंजन की सरकार के माध्यम से काम हुए हैं, उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि जो सर्वे हैं वो हमें कम नंबर दे रहे हैं। लेकिन हम जब 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी तो आप देखेंगे कि 2017 का परिणाम 2022 में भी जनता ने दोहरा दिया है। भाजपा का कमल खिला दिया है, सुरक्षा का कमल खिला दिया है, विकास का कमल खिला दिया है, रोजगार का कमल खिला दिया है। और यह कमल खिलने मात्र से खुशहाली आ रही है और वो खुशहाली का आनंद प्रदेश के 24 करोड़ लोग ले रहे हैं। जी धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। असली क्रिकेट मैच 10 फरवरी से शुरू होगा, तब तक नेट प्रैक्टिस आप भी करिए, बाकी राजनीतिक दल भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस अपने पैनल के पास जाऊंगी और घनश्याम तिवारी जी, मैं पूछना चाहती हूं इस वक्त आपसे, लोगों का कहना है कि दागियों को जो टिकट मिले हैं इससे शायद अखिलेश यादव की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। ये सवाल हमारे क्वेश्चनेयर में आ रहा है और इसके अलावा ये भी बात आ रही उठ के कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि जाट वोट को डिवाइड किया जाए। अगर ऐसा होता है
तो क्या इससे नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा? नमस्कार नविका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अजीज आजाद का एक शेर याद आता है, चलो ये तो सलीका है, बुरे को मत बुरा कहिए, मगर उनकी तो ये जिद है, हमें तो अब खुदा कहिए। केशव प्रसाद मौर्य अगर दागियों की बात करें तो ये शेर महत्वपूर्ण हो जाता है। 302, मुझे नहीं लगता देश में कोई मुख्यमंत्री होगा जिसका 302 से कहीं पाला पड़ा होगा, या उप मुख्यमंत्री होगा जिसका 302 से पाला पड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो up.bjp.org पर 40% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम हाईलाइट किया गया है, और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे तो बहुत शानदार तरीके से बोल रहे थे, लेकिन सच ये है कि उनको अपने सिरासू में लोग भगा रहे थे, महिलाएं भगा रही थी, न जाने कैसे कैसे नारे लगा रही थी जिनको यहाँ बोलना शायद उचित नहीं होगा, शहजाद बुरा मान जाएंगे, डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। तो अंत में उत्तर प्रदेश में आपके पूरी बहस में केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं बताया कि जो लाठियां चली, 1,25,00,000 जो अभ्यर्थी हैं उसमें से 22 लाख उत्तर प्रदेश के हैं। 22 लाख अभ्यर्थी 1 करोड़ वोटर में तब्दील होते हैं, क्योंकि 22 लाख परिवार हैं। जब इन्होंने प्रयागराज में लाठी मारी, घनश्याम तिवारी जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वीडियो रोज आते हैं, कभी किसी को भगाया जाता है, कभी आपकी पार्टी से होता है, कभी कहीं और से होता है, तो सिटिंग एमएलएज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लोगों की कुछ जगह पर नाराजगी भी होती है, तो उस पर नहीं जाते हैं। वीडियो तो रोज नई कहानी बताते हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि हम ये वोट ट्रैकर और वोट मीटर पिछले 4 हफ्तों से लगातार लेकर आ रहे हैं, और मूड जो है, हालांकि ये मेजॉरिटी दे रहा है अब तक बीजेपी को, लेकिन एक ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि 312 + 13 की जो 325 की सिचुएशन थी 2017 में, अब वो नहीं नजर आ रही है। सवाल मेरा आपसे यह है कि जब एक बार गिरावट शुरू होती है तो क्या इसको कंट्रोल कर पाना, क्योंकि परसेप्शन की ये जो इशू होती है, इसमें गिरावट शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जब चुनाव शुरू होते हैं तो हवा बदल जाती है। ऐसा कोई विशेष डर? ऐसा है नाविका जी, आपका सर्वे जो बता रहा है दिशा तो सही है, पर जिस दायरे में हमारी जीत होगी वो शायद अभी तक भांप नहीं पाया है। और मैं आपको निश्चित कहता हूं कि चुनाव आते आते हमारा वोट शेयर कहीं ना कहीं 50% के आसपास होगा। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, जब मैंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों की लिस्ट देखी तो माफ़ करना नाविका जी, 1 मिनट के लिए लगा कि इंडियाज़ मोस्ट वांटेड की लिस्ट है। आजम खान के परिवार की जो उन्होंने अपराध किए उसकी सूची को डालने के लिए ट्विटर पर एक थ्रेड बनाना पड़ा, 5 ट्वीट्स का थ्रेड बनाना पड़ा, क्योंकि 164 से ज़्यादा इनके ऊपर आपराधिक जो धाराएं लगी हुई हैं। इनकी जो सूची है वो शुरू होती है जेलधारी नाहिद हसन से और अंत होती है हाजी यूनुस पर। ये शुरू होते हैं असलम चौधरी से और ख़त्म होते हैं मोहम्मद अली पप्पू पर। इस प्रकार के दागी, दंगाई, कसाई मानसिकता वाले जो मुजफ्फरनगर दंगों में सम्मिलित थे, जिन्होंने केवल दंगा एक्सप्रेसवे देने का काम किया, जो हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, दंगा एक्सप्रेसवे वाले आज देखिए किस प्रकार से बात करते हैं अन्नदाता की। अरे भाई साहब, आप तो गन्नदाता को नमन करते हैं, टिकट देते हैं और आप भेजना चाहते हैं विधानसभा में, और आज बात करते हैं अन्नदाता की। अखिलेश यादव कह रहे थे मेरे जेब में लाल पोटली है। पोटली ठीक है, आपकी जेब में तो पोटली है, पर ये जो आपके विधायक बनने की उम्मीद लेकर प्रत्याशी घूम रहे हैं, उनके वीडियो हर रोज सामने आ रहे। कोई कह रहा है कि चुन चुन कर बदला लूंगा, कोई कह रहा है डकैती कर दूंगा। उनके जेब में पोटली है या पिस्तौल है, एक बार चेक करा लीजिएगा। ये 54% पिछली बार इनकी कैबिनेट में मंत्री थे जिनके ऊपर अपराध के मामले थे, और इसीलिए आज चुनाव क्या हुआ है, आज चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून का राज जो एक योगी आदित्यनाथ जी ने इंश्योर किया कि एक दंगा ना हो बनाम माफियाओं का निजाम। आज चुनाव हो चुका है चौधरी चरण सिंह के जो अनुयायी है, राजाराम जाट के जो अनुयायी है, और जिन्ना के जो लवर है, जिन्होंने किसानों के लिए कार्य किया। 36,000 करोड़ के लोन हमने माफ किए। इन्होंने कहा था किसान आयोग बनाएंगे, बनाया किसान आयोग। आपने जिन्ना का सवाल उठाया तो अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो जिन्ना और पाकिस्तान पर ही है। तो शहजाद पूनावाला इजाजत दे मुझे, मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी स्क्रीन पर। जिन्ना पाकिस्तान मुद्दा उठाकर किसे फायदा होगा? बीजेपी लोग कहते हैं
43.6%, समाजवादी पार्टी 21%, कांग्रेस को 2%, बीएसपी को 8%, किसी को नहीं 25%। तो इसमें फायदा तो बीजेपी को हो रहा है। दूसरा सवाल जो हमने पूछा, यूपी चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान की एंट्री जानबूझकर की गई क्या? इसमें हां कहते हैं 53.5% लोग, नहीं कहते हैं 18% लोग, और कुछ कह नहीं सकते 28% लोग। तो ये तो जानबूझकर एंट्री हुई है। और स्मिता प्रकाश, मेरा आपसे यही सवाल है, ये जिन्ना पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है इस चुनाव से, लेकिन ये जिन्ना पाकिस्तान, दोनों चीजें शुरुआत तो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी ने किया था, लेकिन इसका फायदा कम से कम सवालों में ये पता चल रहा है कि बीजेपी को हो रहा है। तो क्या ये अखिलेश जी का सेल्फ गोल हो गया है? नहीं, जिन्ना को लाने का कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने एक पासिंग रेफरेंस में किया था, लेकिन ऑफ कोर्स बीजेपी उसे उठाएगी और एक मुद्दा बनाएगी। जैसे कि शहजाद ने कहा कि गंगा वर्सेस दंगा और गन्ना जिन्ना, ये सब तो आएंगे ही। जब यूपी का चुनाव है तो फिर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को भी घसीटा जाएगा। लेकिन द सैड पार्ट इज कि यूपी का जो मुसलमान है उसे क्या लेना देना पाकिस्तान के साथ, उसे क्या लेना देना जिन्ना के साथ। 70 साल से ज्यादा हो गए पार्टीशन के बाद, जिन्ना का कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक आज का जनरेशन जानता भी नहीं है कि दैट जिन्ना वाज अ फ्रीडम फाइटर, सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर, और जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बना। कितने लोग जानते हैं, वहां का मुसलमान तक शायद नहीं जानता आज के जनरेशन, जो टिकटॉक जनरेशन है। फिर भी और वो टिकटॉक जनरेशन वोट दे रहा है इस बार, युवा जो है वो वोट दे रहा है, लेकिन फिर भी घसीटा जाएगा। लेकिन अगर मैं वापस आऊं, जो आपने केशव प्रसाद मौर्य का जब इंटरव्यू चलाया था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और वो कह रहे थे कि 100 में से 60 जो है उनके फेवर में है। और वो कह रहे थे कि बाकी पार्टीज जो हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, वो बचते छिपते हैं और बीजेपी जो है वो नहीं बचती छिपती। लेकिन इट्स क्वाइट क्लियर नाविका कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी एज इजी जितना 2017 में जो चुनाव थे उसकी वजह से जो उनको जो सपोर्ट मिला था उस वक्त, वो नहीं मिलेगा। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, जैसे कि आपके सर्वेज में भी दिख रहा था, इतने सर्वेज में, कि जो जाट यादव यूनिटी में जो दरार पड़ गए थे, उसका इलेक्टोरल फायदा बीजेपी को हुआ था। लेकिन अब जब अखिलेश और जयंत चौधरी मिल गए हैं और उसके बाद ये जो किसान आंदोलन हुआ है, जाट वोट को बीजेपी अपने खेमे में लाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। इट्स क्योंकि वो जो नुकसान होगा, वो जाट वोट जो इस बार जा रहा है अखिलेश के साथ, जो ऑफर किया था अमित शाह ने, इसकी वजह से जो अनडिसाइडेड वोटर है, जैसे कि आपने दिखाया था कि जो अनडिसाइडेड वोटर है, जो वेट एंड वॉच वोटर है, उसके मन में जरूर डाउट आ जाएगा कि क्या जयंत चौधरी पर विश्वास किया जाता है कि वो फ्लिप नहीं करेंगे। उनके कहने से कुछ नहीं होता, ये हम सब देख चुके हैं। सभी इलेक्शन में इलेक्शन से पहले कहते कुछ है और इलेक्शन के बाद कुछ और कर जाते हैं। लेकिन हाँ, जयंत चौधरी ये जानते हैं, इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ बैठे थे। एंड एक जैसे हमने पहले देखा था ना, राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसी तरह इस बार अखिलेश जो है, ही इज लाइक गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी कि जयंत को साथ में बिठाया हुआ है। हालांकि जयंत इतने टिकट्स पे नहीं लड़ रहे हैं, इतने सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी जयंत को एक खास स्थान दिया था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये दिखाने के लिए कि जाट वोट को बांटने की जो बीजेपी की कोशिश चल रही है वो नाकामयाब रहेगी और जयंत जो है वो हमेशा अखिलेश के साथ रहेंगे। आपने बहुत सही पकड़ा और बहुत सही तुलना की है स्मिता प्रकाश जी, क्योंकि पिछली बार अखिलेश और राहुल गांधी, उसके बाद उस अलायंस का क्या हाल हुआ था कि आज तक अखिलेश तौबा करते हैं, और उसके बाद अब जयंत चौधरी के साथ मिल गए हैं। इसका क्या रिजल्ट होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, पर कम से कम अलायंस जो बन रही है बड़ी पार्टी के साथ नहीं, छोटे दलों के साथ, क्या ये उनका तुरम का मूव है, तुरम की चाल है उनकी, ये वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन एक और दो और सवाल है जो बहुत जरूरी है, और आशुतोष जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं। हमने यूपी में लोगों से पूछा कि ओबीसीज की पसंदीदा पार्टी कौन सी है,
और इसमें अगर आप देखें तो अब भी बीजेपी 50% लोगों का सपोर्ट ले रही है। ओबीसी की पसंदीदा पार्टी बीजेपी, लेकिन कैचअप करती हुई समाजवादी पार्टी जो बिल्कुल 40% के करीब आ रही है। 10% का फासला है, लेकिन तकरीबन 40% के करीब समाजवादी पार्टी आ रही है। बीएसपी 6.2% और कांग्रेस 2%, अन्य 2% के करीब। तो ये जरूरी है देखना आशुतोष जी, इन नंबर्स को अगर आप देखें तो 50% लोग अभी भी बीएसपी के फेवर में हैं। और वहीं अगर मुस्लिम वोट को देखा जाए, जो मुस्लिम वोटर से ही हमने पूछा है, तो उसमें बीजेपी उनकी 5% की पसंदीदा पार्टी है, लेकिन 47% लोग अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का भरोसा करते हैं। लेकिन इसमें जो देखने की बात है कि बीएसपी को तकरीबन 12%, कांग्रेस को 18.5% और अन्य को 18% के करीब भी सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान। ये डिवीजन जो मुस्लिम वोट में है, क्या यही चक्री घूमेगी इस चुनाव की? मेरा सवाल सीधा आपसे आशुतोष जी यही है। मुस्लिम वोटरों में किसी तरीके का कोई डिवीजन इतने बड़े पैमाने पर तो मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि जैसा कि आपके सर्वे के हिसाब से बता रहे हैं कि 47% समाजवादी पार्टी को, 18% कांग्रेस को, 12% बीएसपी को। मेरे ख्याल से अगर आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तब तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में हर आदमी यही कह रहा था कि दरअसल जो मुस्लिम वोटर है वो बटेगा, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हो गए, तो साथ में साथ फुरफरा शरीफ के साथ उन्होंने कर लिया था। तो जो लॉजिक वहां काम नहीं कर रहा था वो लॉजिक यहाँ भी काम नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर एक स्ट्रेटेजी के तहत वो उसकी पहली पसंद होगी अखिल उत्तर प्रदेश के स्तर पर कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में है। पहले जो ये कहा जाता था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कौन सा कैंडिडेट मजबूत होगा बीजेपी को हराने में, मुझे लगता है इस बार वो थोड़ा सा उसमें पैराडाइम शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है। वो एक उत्तर प्रदेश के स्तर पर कौन बीजेपी को हराने की स्थिति में है, और वहां पर वो तय करेगा कि अगर वो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस जो है उसको वोट जाएगा। दूसरी बात, बहुत ही खराब स्थिति में वो पार्टी जो उत्तर प्रदेश के स्तर पर तो बीजेपी को हराने की दिखाई पड़ती है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसकी स्थिति बहुत कमजोर है। लेकिन वहां पर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो बीजेपी को हरा सकता तो वहां पे देगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो 18 और 12% दिखाई पड़ रहा है वो कांग्रेस पार्टी, बीएसपी को, तो वो शेयर बढ़ेगा। और आज की तारीख में जिस तरीके से बाइपोलर चुनाव की बात कही जा रही है, तो उस बाइपोलर चुनाव में समाजवादी पार्टी को उसको निश्चित तौर पर फायदा होगा। और ये 47% के जो शेयर है, मुझे लगता है कि ये 75-80% तक पहुंच सकता है। बहुत अहम आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन इस वक्त सर्वे यही बता रहा है कि बंट रहा है वोट। आशुतोष जी इससे सहमत नहीं है, लेकिन हर चुनाव में नमिका जी, एक चीज सीटों का ही खेल होता है। तो